शिवसेना उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त खिलाफ हुआ करती थी और उस समय जब शिवसेना बनी थी तो जितने भी शिव सैनिक थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिसर्स को बर्बाद कर दिया करते थे। शिवसेना का जैसे ही गठन होता है, शिवसेना के जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं वो सारे के सारे साउथ इंडियंस और गुजराती के खिलाफ लग जाते हैं और उनके खिलाफ लड़ने लगते हैं। वो मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी बोल नहीं सकते। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। और जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होती है तो उसके बाद पूरे मुंबई में आग लगने लगती है और इसी आग को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करती है उस समय की शिवसेना। जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है। ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए, नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। उद्धव ठाकरे जो कि एक पेशेंट आदमी माने जाते थे, उनको कुर्सी का लालच होने लग रहा था और यहीं से शिवसेना का डिवीजन शुरू हो जाता है। Fallout of the Election Commission's decision to announce that the Shinde Sena is now the real Shiv Sena. The Election Commission order says that both the party name and the symbol of the bow and arrow will now go to the Shinde faction. कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको कहानी के हीरो के बारे में जानना जरूरी है। 23 जनवरी 1926 केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ बाल ठाकरे का जन्म होता है। केशव सीताराम ठाकरे एक निडर राइटर हुआ करते थे जो कि उस समय की पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट लिखा करते थे। केशव सीताराम ठाकरे उस समय संयुक्त महाराष्ट्र समिति के एक बड़े नेता हुआ करते थे। बचपन से बाला साहब ठाकरे ने अपने पिताजी को देखा था और उनके अंदर भी एक एक्टिविस्ट का खून दौड़ा करता था। शुरुआत से ही बाला साहब ठाकरे को ड्रॉ करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसीलिए जैसे ही वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो एक जर्नल के लिए ड्रॉइंग करने लगते हैं जिसमें वो पॉलिटिकल सटायर ड्रॉ करते हैं। इस जर्नल का नाम था द फ्री प्रेस जर्नल। वो उस समय की मुस्लिम लीग और कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार लिखा करते थे और कार्टून्स बनाया करते थे। बाला साहब ठाकरे वाज वेरी हैप्पी बीइंग अ कार्टूनिस्ट। उनको कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना था, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा होने वाला था जो कि सिर्फ बाला साहब ठाकरे नहीं, पूरे महाराष्ट्र का भविष्य बदल देने वाला था। अब देखिए इसका समय आगे बढ़ता है, 1960s का समय आता है। बाला साहब ठाकरे देखते हुए कि फ्री प्रेस जर्नल में ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं, तो वो अपनी एक जर्नल की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है मार्मिक। मार्मिक वैसे तो शुरुआत के समय में इतना ज्यादा प्रसिद्ध होती नहीं है, लेकिन 1964 का समय आते आते ये जर्नल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। ये वो समय है जब बाला साहब ठाकरे इस जर्नल में मराठी मानुस के बारे में बात करने लगे थे। आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं मैं। आज आप महाराष्ट्र को किस नजर से देखते हो? मुंबई, लेट्स से मुंबई को आप देखते हो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। उस समय भी मुंबई इतना ही फेमस हुआ करता था। तो होता ये था कि जगह जगह से लोग मुंबई में जाकर बसते थे और वहां पे जाकर काम किया करते थे। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हो ये रहा था कि बाहर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिल जाती थी और मराठी जो लोग होते थे, महाराष्ट्र के लोग, उनको प्यून और क्लर्क की जॉब भी नहीं मिला करती थी। इस चीज से परेशान होकर लगातार बाला साहब ठाकरे अपने जर्नल में मार्मिक में लिखते थे। लेकिन इसके बाद आगे जाकर बाला साहब ठाकरे के पिताजी ये बोलते हैं कि तुम कितने दिनों तक सिर्फ अखबारों में लिखोगे, सिर्फ जर्नल्स लिखते रहोगे? जर्नल लिखने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक तुम सड़क में नहीं जाओगे तब तक देश और महाराष्ट्र नहीं बदलेगा। अपने पिताजी की बात को मानते हुए बाला साहब ठाकरे 19 जून 1966 को मुंबई में लाखों लोगों की भीड़ के बीच में शिवसेना की शुरुआत करते हैं। शिवसेना ये एक ऐसी पार्टी होने वाली थी जो मराठी लोगों के राइट्स के बारे में बात करती और महाराष्ट्र को आगे बढ़ने में मदद करती। जैसे ही शिवसेना की शुरुआत होती है वैसे ही लगातार मुंबई जैसे शहरों में हमें वायलेंस देखने को मिलता है। उस समय महाराष्ट्र में एक फेमस पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी नाम था उनका। शिव सैनिक जितने भी होते थे वो जितने भी बाहर के लोग आते थे उनके घरों को जला देते थे, उनके ऑफिसेस को तबाह कर देते थे और ये बोला करते थे कि अब कोई बाहर का महाराष्ट्र में बस ही नहीं सकता। उस समय एक और बड़ा इशू था महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, जो था बेलगांव का इशू। अब बेलगांव एक छोटा सा गांव था कर्नाटका में, लेकिन महाराष्ट्र वाले ये बोलते थे कि वहां पे मैक्सिमम स्पीकिंग लोग रहते हैं मराठी लोग, तो ये एक्चुअली में महाराष्ट्र का होना चाहिए। मराठी लोग मानते थे कि बेलगांव हमारा है, कर्नाटका वाले मानते थे कि बेलगांव हमारा है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए उस समय भारत के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वो आते हैं मुंबई और मुंबई में उनकी स्वागत के लिए शिवसेना की एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी रहती है। अब कई सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इसके बाद ये जो शिवसेना की भीड़ होती है वो चैंट्स करने लगते हैं और इस भीड़ से बचने के लिए मोरारजी देसाई का जो काफिला होता है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है, जिस तेजी में एक प्रोटेस्टर के पैर में गाड़ी चढ़ जाती है। अब इसके बाद पूरी मुंबई जलने लगती है। मोरारजी देसाई के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और उस समय की सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए जाते हैं। ये समय आ चुका था 1969 का। कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देने के लिए दोषी करार ठहराया जाता है बाला साहब ठाकरे को।
और उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने की वजह से अब क्या होता है, शिवसेना के लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और मुंबई आग के लपटों में और भी ज्यादा बह जाती है। यू वोंट बिलीव इसके बाद क्या होता है। इसके बाद उस समय जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो खुद जेल में आते हैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के सामने और उनसे विनती करते हैं कि वे जितना भी मुंबई में आप वायलेंस कर रहे हैं आपके पार्टी के लोग, उसको बंद करवाइए। बाला साहब ठाकरे उनकी इस बात को मानते हैं और सिर्फ एक बार उनके बोलने की वजह से ये पूरा का पूरा वायलेंस बंद हो जाता है। अब ये एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट था। इस इवेंट ने एक चीज को तो क्लियर कर दिया था कि कोई भी प्रशासन और कोई भी शासन बाला साहब ठाकरे के ऊपर नहीं था महाराष्ट्र की जब बात आ रही थी तो। लेकिन यही शिवसेना जब भी इलेक्शन लड़ती थी तो वो कभी भी जीत नहीं पाती थी, अंटिल बाला साहब ठाकरे को ये पता चला कि हमारी पार्टी जब तक एक रीजनल पार्टी बन के रह जाएगी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी जो मराठी मानुस की थी उसके साथ किस चीज का तड़का डाला, उन्होंने हिंदुत्व का तड़का डाला। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी भारत में उभरती है और उसके बाद भारत में जितने सारे इवेंट्स होते हैं वही सारे इवेंट्स ने आज शिवसेना को बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होता है बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और इस चीज के पीछे किसका हाथ था आज तक किसी को पता भी नहीं लगाया है। ये समय आ चुका था 1992 का जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था और पूरे देश में दंगे ही दंगे हो रहे थे और इन सारे लड़ाइयों को फ्यूल करने का काम किसने किया था महाराष्ट्र में, शिवसेना ने। आगे जाकर इंटरव्यूज में जितने बार भी बाला साहब ठाकरे से पूछा गया है कि क्या शिवसैनिक बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में थे, बाला साहब ठाकरे का आंसर साफ रहा है। इसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था। बाला साहब ठाकरे वाज नो कॉमन मैन। वो एक ऐसे बंदे थे जो कि स्ट्रीट से निकले थे। ही वाज मैन ऑफ द स्ट्रीट्स। उनको पता था स्ट्रीट की पावर क्या होती है। और शिवसेना जो थी वो किसी भी पुलिस से नहीं डरती थी, वो किसी भी ब्यूरोक्रेट से नहीं डरती थी। वो समय पे फैसला सुना देती थी और लोगों का काम करवा देती थी। इसीलिए शिवसेना महाराष्ट्र में पॉपुलर भी थी। अगर किसी को नल लगवाना हो, अगर किसी घर के सामने रोड नहीं बनी हो, अगर कोई किडनैप हो गया हो, अगर कोई बदतमीजी किया हो किसी से, किसके पास जाना होता था? अपने आसपास वाले शिव सैनिक वर्कर के पास जाना होता था और वो इस सारे सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेता था और सॉल्व करके देता था। एंड बाला साहब ठाकरे, ट्रस्ट मी, इफ यू वांटेड टू बी अ सीएम, वो कब के एक सीएम बन गए रहते। लेकिन बाला साहब ठाकरे वांटेड टू बिकम अ किंग मेकर और ऐसा ही कुछ होता है 1995 में जब पहली बार शिवसेना के एक आदमी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बाला साहब ठाकरे आगे जाकर ये भी बताते हैं कि ये सीएम जो बनाया है उसको सीएम मैंने ही बनाया है, इसलिए रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में ही है। शिवसेना का जो अपराइजिंग हुआ है ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट अपराइजिंग है। आप समझ के देखिए इस चीज को, जितने भी आप मूवीज में देखते हो ना कितना ज्यादा वायलेंस होता है कहीं पार्टीज के बीच में, एग्जैक्टली वैसा ही वायलेंस शिवसेना एक समय पे महाराष्ट्र में किया करती थी। 1970 का एक समय मुझे याद आता है जब कृष्णा देसाई कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनको मार दिया गया था और सीधा एलिगेशन लगाया गया था किसके ऊपर? शिव सैनिकों के ऊपर। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद से जितने भी जगह मुंबई और बाकी सारे शहरों में आग लगाई गई थी, सारे चीज को जांच करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस कमेटी ने पता है क्या फाइंड किया था? शिवसेना के लोग ही इस पूरे कम्युनल राइट्स के पीछे थे और इन सारे लोगों को ऑर्डर कौन दे रहा था? बाला साहब ठाकरे जी दे रहे थे। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को वेटरन जनरल बोला था, यानी कि वो सिर्फ हुक्म देते थे और उनके जितने भी सिपाही थे वो आग लगा देते। लेकिन 1995 में क्या हुआ था? शिवसेना का ही एक लीडर चीफ मिनिस्टर बन गया था महाराष्ट्र में। जब ये कमेटी महाराष्ट्र की सरकार के सामने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे रिपोर्ट को खारिज कर देती है। ऐसा कुछ पावर था एक समय बाला साहब ठाकरे का। आप अच्छा समझो या मुझे बुरा समझो, बाला साहब ठाकरे को उस समय जो फॉलो किया करता था वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए फॉलो किया करता था, ही वॉज अ नेशनलिस्ट। और नेशनलिस्ट से ऊपर ही वॉज अ पर्सन जो मराठी लोगों के बारे में बात करते थे, तो लोग अपने जैसा समझते थे इनको, तो इनका जो स्ट्रीट लेवल पे रिस्पेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा था। लेकिन जैसे हम सबको पता है अगर एक पॉलिटिशियन का पीक आता है तो उसका डाउनफॉल भी होता है। आगे जाकर बाला साहब ठाकरे इतने ज्यादा स्वस्थ नहीं रहते थे। वो जानते थे कि अपने पार्टी का दारोमदार किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उनके पास दो ऑप्शन थे। राज ठाकरे को मुंबई के लोग शुरू से ही पसंद करते थे। वो ऐसा कहते थे कि बाला साहब ठाकरे का जो लहजा है वो राज ठाकरे में हमें देखने को मिलता है। अभी हाल ही में इलेक्शन भी जब हो रहा था तो आपने देखा होगा राज ठाकरे ने कई सारे रेसिस्ट बयान दिए हैं अन्नामलाई के खिलाफ। मैं काल भी जो बोललो ती रसमलाई आली होती की मुंबईचा आणि महाराष्ट्राचा काही संबंध नाहीये, मुंबई महाराष्ट्राची नाही म्हणून नाही, तो असं बोललाच नाही म्हणे। आपको ये भी समझना है कि जो साउथ इंडियंस के खिलाफ महाराष्ट्र में भावना पनपी है, किसके वजह से पनपी है? शिवसेना की वजह से। ये पता है एक समय पे क्या नारा दिया करते थे
कि लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बाला साहब ठाकरे जी के पास दो ऑप्शन था। उद्धव ठाकरे वाज नोबडी, ही वांटेड टू बिकम अ फोटोग्राफर, और राज ठाकरे वांटेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। बट बाला साहब ठाकरे को यह पता था कि राज ठाकरे बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो वो आगे जाकर अपनी पार्टी की कमान किसको सौंपना चाहते थे? अपने असली बेटे उद्धव ठाकरे को। राज ठाकरे को यह बात पता चलता है और 2006 का समय आते आते राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो जाते हैं और अपनी एक पार्टी की शुरुआत कर लेते हैं। इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे बाला साहब ठाकरे। उनको पता था अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में लड़ेंगे तो वो शिवसेना को बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। लेकिन इसके बाद 17 नवंबर 2012 के दिन आता है। पूरी मुंबई रुक जाती है, महाराष्ट्र में सूना छा जाता है। ये वो दिन था जिस दिन बाला साहब ठाकरे की डेथ हो गई थी। उनको जब क्रीमेट करने ले जाया जा रहा था तो लाखों लोग बाला साहब ठाकरे को एक आखिरी बार अपना सपोर्ट दिखाने के लिए उनके घर के सामने प्रस्तुत होते हैं और आखिरी तक उनके काफिले के साथ बने रहते हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे कभी भी ये नहीं सोचे होंगे कि उनकी बनाई हुई शिवसेना के साथ आज जो हो रहा है वैसा कभी हो भी सकता है। देखिए 2019 का समय आता है। उद्धव ठाकरे लगातार शिवसेना की अगुवाई कर रहे थे 2019 में, लेकिन वो एक गलत टर्न ले लेते हैं। वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे को क्या हो गया था? सीएम बनने का लालच हो गया था। वो अपनी पार्टी को अपने पिताजी के प्रिंसिपल के खिलाफ ले जाते हैं। बाला साहब ठाकरे जो एक समय पे बोला करते थे मैं कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है और अगर मैं उनके साथ जुड़ गया और मेरी पार्टी कांग्रेस बन गई, मैं उसी दिन अपनी दुकान बंद कर लूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को सीएम बनना था। 2019 में वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं और सीएम बन जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की तरह नहीं देखा जा रहा था। ही फेल्ड टू क्रिएट द इमेज दैट हिज फादर वंस क्रिएटेड। वो जो स्ट्रीट पावर था वो आप किसी और को दे कैसे सकते हो? ये वाईफाई से किसी को दे देने वाली चीज थोड़ी है, ये आपको इनहेरिट करना पड़ता है। और उद्धव ठाकरे शुरू से ही इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और बहुत ही गलत रखा भाई। अब देखिए समय आगे बढ़ता है, 2022 का समय आता है और एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे उस समय, वो कू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि उद्धव ठाकरे लीडर रहे। वो अपने सारे पार्टी मुकद्दस को लेकर कहीं और चले जाते हैं और अगले ही दिन सरकार गिरा देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। और आज आप देख रहे होंगे आगे जाकर कोर्ट रूल करती है शिवसेना का असली सिंबल किसके पास है? आज एकनाथ शिंदे के पास है। और ये जो पार्टी है वो आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में सिविक पोल्स हुए हैं उसने दिखा दिया है ये जो ब्रांड ठाकरे है वो महाराष्ट्र में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, देयर इज नो ब्रांड ठाकरे। देवर वॉज ओनली वन ब्रांड, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, दैट वाज अ ब्रांड। अब कोई ब्रांड नहीं बचा है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की वजह से ये ब्रांड पूरा का पूरा इवापोरेट हो चुका है। क्या आपको पता है इस पर्टिकुलर इलेक्शन में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर लड़ रहे थे और इस इलेक्शन से पहले लोगों का प्रेडिक्शन यही था कि बहुत सारी सीट्स ये दोनों भाई जीतेंगे। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट ही हो रहा है। महाराष्ट्र में 89 सीट्स आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत चुकी है और एकनाथ शिंदे का जो डिवीजन है वो भी 26 सीट्स जीत चुका है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो किंग मेकर बन के उभर रही है इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में जितने कम सीट्स इन दो भाइयों को मिले हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो पूरे के पूरे शॉक हो चुके हैं। कई लोगों का ये मानना है कि ठाकरे के लिए ये एक एंड हो सकता है उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का। क्योंकि आप सोच कर देखिए, एक ऐसी पार्टी जो लगातार मराठी मानुस के बारे में बात करते हुए आई है, जो हिंदुत्व के बारे में बात करते आई है, जो लगातार डोमिनेट करते हुए आई है इलेक्शंस को, उनके पिताजी महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदमी थे एक समय पे, आज वो पार्टी कहां गिर रही है? वेल, मुझसे पूछेंगे तो मेरा मानना ऐसा है कि महाराष्ट्र के लोगों को ये पता चलने लगा था कि ये पार्टी शिवसेना अब इतना ज्यादा मराठी लोगों के बारे में बात कर नहीं रही है। वो कांग्रेस के साथ जुड़ रही है तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जा रही है। और आज की आप एकनाथ शिंदे की शिवसेना को देख लीजिए, वाह 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 वाह, ये जो मराठी और हिंदी का भी इन्होंने जहर फैलाया है महाराष्ट्र में, ये अलग ही लेवल पे है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों ने भी ये दिखा दिया है कि हमें ये लैंग्वेज वॉर कंटिन्यू ही रखना है और ऐसे पार्टीज को वोट करना है जो हिंदी बोलने वाले को मारते हैं। आपको याद रखना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है ये। इसी बाला साहब ठाकरे ने एक समय पे जब कश्मीरी हिंदूज को वहां से भगा दिया जा रहा था तो उन्होंने महाराष्ट्र के दरवाजे खोले थे और बोले थे जितने भी हिंदू है वो यहाँ आकर रहेंगे। और वो हिंदू मराठी नहीं बोलते थे, हिंदी ही बोलते थे। वेल, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल करियर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, या फिर
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर एक बार फिर से अपनी पार्टी को जीवित कर पाएंगे और अपने पिताजी की जो लेगेसी है उसे कंटिन्यू कर पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।